हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 से। टॉपिक है नेंस्ट इक्वेशन फॉर एन सेल और इलेक्ट्रोड बाय द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन सिस्टम आपने क्लास 11th में पढ़ा है। डेफिनेशन होती है कि किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला चेंज उस सिस्टम ने कितना यूजफुल वर्क डन किया उसके इक्वल होता है। द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन सिस्टम इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी एक सिस्टम है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इलेक्ट्रोड्स के बीच चार्ज मूव करता है तो वो यूज़फुल वर्क डन हमें करके देता है, उसको हम यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आएगा उसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी, और इसकी वैल्यू इक्वल होगी कि उस सेल ने कितना यूज़फुल वर्क डन किया। यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ The change in Gibbs free energy of an electrochemical cell is equal to the work done by the cell। अब वर्क डन कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। सेल यहाँ पे सिस्टम है। जब सिस्टम खुद वर्क डन करता है तो उस वर्क डन का साइन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सेल। तो हम कह सकते हैं द यूजफुल वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। यहाँ पे डेल्टा जी किसके बराबर है? वर्क डन बाय द सेल। अब सेल वर्क कब करता है स्टूडेंट्स? जब सेल में इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज फ्लो करता है तो सेल वर्क डन करता है। और हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल when 1 coulomb charge moves one electrode to another electrode is called cell potential। इलेक्ट्रोड्स के बीच 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाने पे जो वर्क डन होता है, 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो से जो वर्क डन होता है, उस मैक्सिमम वर्क डन को हम कहते हैं सेल का सेल पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई सेल से। तो ई सेल क्या है? सेल ने जो वर्क डन किया कब? जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करके गया? 1 कूलम्ब चार्ज। तब सेल ने जो वर्क डन आपको करके दिया वो है ई सेल। मान लो एक सेल में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, या मैं यूँ कहूँ कि एनोड से कैथोड तक n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता लगाना होगा कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1 कूलम्ब चार्ज मूव करता है तो सेल कितना वर्क डन करके देता है? ई सेल। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे। कितना होता है? 1 फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू कूलम्ब में कितनी होती है? 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1 फेराडे, या यूँ कहें 96,500। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? n फेराडे। यानी कि n इंटू फेराडे, और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम्ब। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होने पर सेल कितना वर्क डन करके देता है? ई सेल। तो nf कूलम्ब चार्ज फ्लो होने पर सेल कितना वर्क डन करके देगा? ई सेल इंटू nf। वर्क डन व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूव इज इक्वल्स टू ई सेल। और nf कूलम्ब चार्ज मूव करने पे कितना वर्क डन हुआ तो मल्टीपल करना पड़ेगा, और ये वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि मैं कह सकता हूँ डेल जी ऑफ सेल इज इक्वल्स टू नेगेटिव डब्ल्यू वर्क डन बाय द सेल। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है? सेल। और सेल क्या है? सिस्टम। जब सिस्टम वर्क डन करता है तो साइन कैसा लगता है? नेगेटिव। अब हमें पता है, वी नो वर्क डन बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू ई सेल। जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है तो सेल कितना वर्क डन करता है? ई सेल। मान लो सेल में से
n मोल्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो चार्ज कितना हो गया n मोल इलेक्ट्रॉन का, n इंटू फेराडे, फेराडे की वैल्यू कितनी 96,500, यानी कि टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सेल से, NF चार्ज, कितना चार्ज NF, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फेराडे कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है 96,500। अब 1 कूलम्ब में इतना वर्क डन होता है तो NF चार्ज में कितना होगा, इनटू कर देंगे, साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल्स टू नेगेटिव W विच इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस NF ई सेल में n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फेराडे कांस्टेंट, वैल्यू कितनी है 96,500, और ई सेल क्या है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। क्या होता है 1 कूलम्ब चार्ज मूव करने पे जो वर्क डन होता है वो ई सेल है, NF कूलम्ब चार्ज मूव किया तो वर्क डन कितना हो गया NF ई सेल, और टोटल वर्क डन बाय द सेल, यूजफुल वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, साइन कैसा है नेगेटिव। अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आ गया तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको बहुत इजीली समझ में आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कंडीशंस स्टूडेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड, कैसी कंडीशंस होती हैं स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। अगर सेल के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और 1 बार प्रेशर है, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ये सब हम मेजर कर रहे हैं तो डेल जी बन जाता है डेल जी नॉट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और NF ई सेल में ये आ जाएगा ई नॉट सेल, ये हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो नॉट लग जाएगा, किसके बराबर है माइनस NF ई सेल या ई नॉट सेल के। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपके लिए डिराइव करना बेहद आसान है, वेरी इजी। 2 मिनट में हम नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी और स्टैंडर्ड कंडीशन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट, दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस RT log बेस E Kc। Ln क्या है यहाँ पर log बेस E है, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, डेल जी क्या है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी नॉट क्या है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए डेल जी की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस NF ई सेल, डेल जी नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT log बेस E Kc। Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहाँ, सेल की रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट मेरे पास है Kc। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली K भी लिख सकते हैं, इसको Kc लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे आप यहाँ पे K भी लिख सकते हैं। अब पूरी इक्वेशन को माइनस NF से अगर हम डिवाइड करें, माइनस NF ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज बचा रहेगा। इक्वेशन आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये प्लस की जगह हो गया माइनस RT अपॉन NF log बेस E Kc। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मेरे पास हैं, जैसे R मेरे पास है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T टेम्परेचर है 298 केल्विन और F फेराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम्ब। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस R की वैल्यू मैं रखता हूँ 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको मैं मिटा देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसको मिटा करके यहाँ पे हम लिखते हैं
लुक एट दिस, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? आर की। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर है मेरे पास 298 केल्विन कांस्टेंट, ठीक है। ln Kc को अगर मैं log बेस 10 Kc लिखूंगा तो मुझे कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? 2.303, सबको पता है। तो 2.303 ln की जगह आ जाएगा log Kc, log बेस 10, ये log बेस e है, ये log बेस 10 है, ठीक है। अपॉन यहाँ पर n और f की वैल्यू कितनी है? 96,500 कूलम। सबसे पहले यूनिट देखिए, सबसे पहले क्या देखनी है आपको? यूनिट देखिए। 298 केल्विन है और ये है केल्विन इनवर्स, कैंसिल। यहाँ पर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में केल्विन से क्या कैंसिल हुआ? केल्विन यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, n यहाँ पर क्या किस में है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये मोल इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मोल से मोल हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास यूनिट यहाँ पर बचती है क्या? जूल अपॉन में क्या है? कूलम। जूल अपॉन में क्या है? कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है? इसको अपन कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो यानी कि इन सबको मल्टीपल करके यहाँ जो वैल्यू आएगी, मैं यूनिट क्या लगा सकता हूँ? वोल्ट लगा सकता हूँ। इन सबको जब आप मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनली वैल्यू आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल फिर माइनस 0.059 अपॉन, इन सबको आपने मल्टीपल किया, डिवाइड किया, सिर्फ क्या बचा? n। 0.059 अपॉन n, यूनिट आई वोल्ट, और सामने क्या बच गया? log Kc। अब इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ। log Kc को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए मेरे पास इक्वेशन आई है। अगर आप लिखना चाहते हैं बैक करके पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। आप बैक करके पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यूनिट है वोल्ट, सामने है log Kc। इसको मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको ध्यान है तो आप इस इक्वेशन को किसी इलेक्ट्रोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सेल के लिए भी। अगर आप इस इक्वेशन को इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए ई सेल की जगह क्या आ जाएगा? ई इलेक्ट्रोड। क्या आ जाएगा? ई इलेक्ट्रोड। ई नॉट सेल की जगह क्या आ जाएगा? ई नॉट इलेक्ट्रोड। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये भी रहेगा। मैं दोनों के लिए अप्लाई करके बताता हूँ। मान लो एक इलेक्ट्रोड है जिस पे ये रिएक्शन चल रही है। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ गया? ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ आएगा। सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी कंसंट्रेशन Cu+2n की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे रखनी है, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपको इक्वेशन से देखना है। चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लो जिंक कॉपर सेल की अगर मैं बात करूं और रिएक्शन कुछ इस तरह से चल रही है, जिंक ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट बना देखिए Zn0 सॉलिड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मानी जाएगी? 1 यूनिट मानी जाएगी। एक्वस सॉल्यूशन में मान लो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है आपको C1, कितनी है कंसंट्रेशन? C1। कॉपर सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे आप? 1 मानेंगे, यूनिट हो जाएगा। और मान लो इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है C2। तो यहाँ इक्वेशन में आपको वैल्यूज रखनी है, तो क्या रखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये जाएगी यहाँ, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये जाएगी यहाँ। अब ध्यान देना बच्चों, कई बार
कुछ बुक में क्या करते हैं, रिएक्टेंट को ऊपर ले जाते हैं, प्रोडक्ट को नीचे लिख देते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पर ये नेगेटिव की जगह साइन कैसा मिलेगा, फिर आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि अगर किसी बुक में इसको रिवर्स करके लिखा है, इसका मतलब ये साइन नेगेटिव की जगह कैसा मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप नेगेटिव लेके चलते हैं तो ऊपर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें भी ध्यान रखना है, जितनी सॉलिड आपके पास कंसंट्रेशन है उनको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी एंड नेंस्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।